हाय गाइस, माई सेल्फ आसिफ इकबाल। तो मैं आप लोगों का पॉलिटी कंपोनेंट करवा रहा हूँ। जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट किया है, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फर्स्ट किया। आज फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका पार्ट सेकंड देख लेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मेरे फर्स्ट वाली वीडियो पे मिलेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा हम उसकी भी डिटेल लेंगे यहाँ पे ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट में क्या था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फ्रेम हुआ। हमने देखा कितनी डिमांड्स हुई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, क्योंकि इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल था। तब तक ब्रिटिश का रूल यहाँ पे चल रहा था, तो इंडिया के लोग बहुत तंग आ चुके थे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश के लॉ से। तो ये चाह रहे थे कि हमें एक अलग सा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने 1922 में डिमांड करी कि हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोग ही बनाए। हमारे लोग मीन्स इंडियंस बनाए। किसके लिए? फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी मेड बाय द इंडियंस फॉर द इंडिया। उसके बाद हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, जो कि एम एन रॉय ने दिया था 1934। उसने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम होनी चाहिए जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। उसके बाद हमने ये भी देखा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ देखी हमने। उनमें से एक कमिटी जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, इसका काम क्या था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करे। ठीक है, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो हमने ये देखा, ये सारे डेवलपमेंट्स देख ली। तो आज हम देखेंगे, और हमने ये भी देखा कि फिर कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अपना ड्राफ्ट सबमिट किया, फिर उसको क्लास बाय क्लास एनालाइज किया। ये सारा हमने देखा। किसने किया क्लास बाय क्लास एनालाइज? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे सबमिट किया था। मैं यहाँ पे तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट वाले लेक्चर पे ये आप लोगों को डिटेल पे मिलेगा। तो रिवाइज करने के लिए मैंने फिर से ये किया। चलिए, फिर उसके बाद एनफोर्स कब हुआ? 26 जैन को। और अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, जो बेसिक से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये याद करना है। बाकी जिन्होंने क्या होगा उनको पता होगी ये। उसके बाद चलो आज हम देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग किस तरह से इसने काम किया। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान आ गया। ठीक है, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना, तो अब इसकी वर्किंग किन किन फेज से ये गुजर गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सॉरी एक सेकंड। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने आपको बोला कि कब फ्रेम हुई, कब बनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? 6 दिसंबर 1946। और ये हम सबको पता है, इसकी लिमिटेशन किसने सेट किया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने। ठीक है, ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा इंडिया में और इसने फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो फर्स्ट फेज में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को काम करना था किसकी लिमिटेशंस के अंडर? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा जो फर्स्ट फेज इसका स्टार्ट होता है 6 दिसंबर 1946। लेकिन कब तक? जब तक इंडिया आज़ाद हो जाए, क्योंकि फिर ब्रिटिश का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तब इंडिया में कोई और सिचुएशन आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो वो आप देखोगे आगे। सो फिलहाल याद रखो 6 दिसंबर से जब से ये बनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तब से लेके 14 अगस्त 1947 तक ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही थी। सिर्फ इसका काम था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम। ठीक है, और काम किसके अंडर कर रही थी? अंडर द लिमिटेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस फेज में यह सोवरेन बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी सोवरेन बॉडी? क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर काम कर रही थी। तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि ये सोवरेन बॉडी नहीं थी इस फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में देखो क्या होता है। सेकंड फेज में हमें पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त से। 15 अगस्त 1947। कब तक? जब तक इसका काम होता है। क्या काम था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना। और हमने पता है कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था, एडॉप्ट था। कुछ आर्टिकल्स भी एनफोर्स में आए थे, लेकिन एनफोर्स कब हुआ? 26 जैन 1950 को। तो इस पीरियड में क्या हुआ? इसने काम किया एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी ये अब तक। ठीक है, तो एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और एक बात, जब 15 अगस्त आया उसका मतलब अब ये सोवरेन बॉडी बन गई। अब इसके ऊपर किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी, किसी की मतलब किसी दूसरे मुल्क की इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो अब ये सोवरेन बॉडी है। और एक बात यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि 15 अगस्त से लेके इसने प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी काम किया। ठीक है,
तो ये इस फेज़ में इसकी वर्किंग रही। और एक थर्ड फेज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आता है, कब से आएगा? ओ 26 यहाँ से है, उसका मतलब 27 ठीक है। 27 नवंबर 1949 से लेके मार्च 1952 तक, क्योंकि मार्च 1952 में हमारे लोकसभा राज्यसभा बन जाते हैं, यानी पार्लियामेंट हमारा बन जाता है। तो देखो अब इसका काम खत्म हुआ, कौन सा काम? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाला काम खत्म हुआ, इसलिए इसका सेकंड फेज में ही काम खत्म हुआ। थर्ड फेज में ये सिर्फ प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम कर लेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से कि अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं रही 26 नवंबर 1949 से, अब ये प्रोविजनल पार्लियामेंट का ही काम कर रही है। कौन? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखो इसने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था, क्या काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना, वो तो प्रिपेयर किया, लेकिन इसके अलावा भी इसने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे फंक्शंस किए, वो देखो यहाँ पे वो फंक्शंस इसके मैंने लिखे हैं। एक, इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ में, इसने रेटिफाई किया मेंबरशिप को। कब किया? 1949 मई में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इट इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसने इलेक्ट किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने इलेक्ट किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही। कब किया? 24 जनवरी 1950। इस फेज में, ये कौन सा फेज है? ये थर्ड फेज में है, ठीक है। ये थर्ड फेज में, इसीलिए प्रोविजनल पार्लियामेंट इसने इलेक्ट किया फर्स्ट प्रेसिडेंट को। कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसने नेशनल, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। adopted the national flag कब किया? 26 जुलाई 1947। और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम सेम डे पे ही अडॉप्ट किया। ये किसके काम थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के काम, ठीक है। एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट की कैपेसिटी में ये इसने ये फंक्शंस किए। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमिटीज़ कौन कौन सी रही, ठीक है, ठीक है। इसकी 8 मेजर कमिटीज़ थी। 8 मेजर कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रही है। उनमें से कमिटी, और मैंने ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका हेड भी, इसको हेड कौन करा था, किस कमेटी को कौन हेड करा था। यूनियन पावर्स कमेटी जो थी, इस कमेटी को भी अपॉइंट किसने किया होगा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे इसको। यूनियन कॉन्स्टिट्यू, इसमें समझने की बात नहीं है, बस इनको याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बहुत बार एसएसबी ने यहाँ से भी क्वेश्चन निकाले हैं, तो चांसेस बनते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी जवाहरलाल नेहरू जो है वो हेड कर रहा था। ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये पढ़ा हमने, इसको बी आर अम्बेडकर हेड कर रहा था। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, सरदार पटेल, ठीक है। कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल अफेयर्स, इसको भी सरदार पटेल ही हेड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद सब इसकी सब कमिटीज है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी यार। इसकी 4 सब कमिटीज़ थी। उसके बाद 6 जो मेजर कमेटी थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एक्सक्लूडेड, पार्शली एक्सक्लूडेड सब कमेटी, इसको गोपीनाथ बरदोली हेड कर रहे थे। उसके बाद कमिटी ऑन स्टेटस नेगोशिएटिंग विद द स्टेटस, ठीक है, इसको जवाहरलाल नेहरू ही हेड कर रहे थे। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। और उसके बाद कुछ माइनर कमिटीज़ है, जैसे कि माइनर कमिटीज़ ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मालविनकर इसको हेड कर रहे थे। हाउस कमेटी को पितबा सीतारमैया, ठीक है। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ माइनर कमिटीज़ थी, ठीक है। 8 मेजर कमिटीज़ थी और बाकी माइनर कमिटीज़ थी। इनमें से इंपॉर्टेंट के नाम यहाँ पे मैंने लिखे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, ठीक है, कृष्णस्वामी अय्यर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, पिताबा सीतारमैया। उसके बाद देखो आप, ठीक है, ये कमिटीज आप याद रखोगे। तो इसके बाद और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई। जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 28 जनवरी 1950 तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950 एज पर, ठीक है,
एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हमारा इस्टेब्लिश हुआ है 28 जन 1950 को। कहाँ पे? पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में, इन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू द प्रेजेंट बिल्डिंग। पहले ये पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में था और अब इसको शिफ्ट किया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस वक्त है। ऑन 26 जन 1950 हमने देखा 26 जन 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्सर। उस टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, याद रखो 395 आर्टिकल्स। एंड इट वाज इन, ठीक है, इट वाज इन 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। 395 articles, 8 schedules, and it was in 22 parts. और एट दैट टाइम इट वाज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। इस वक्त वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुई तो अब ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट में आया है। बहुत बल्कियर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उस वक्त जो फर्स्ट था वो था आफ्टर यूगो, यानी कि इट वाज एट दैट टाइम इट वाज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट आफ्टर यूगोस्लाविया। उस वक्त यूगोस्लाविया जो था वो, इसका जो डॉक्यूमेंट था, इसका जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो इससे पढ़ा था, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट नंबर पे वो था और वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे इंडिया का रिटन डॉक्यूमेंट था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रेजेंटली इस वक्त मोर देन 460 आर्टिकल्स है और इस वक्त 12 शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल्स ऐड होते जाते हैं, अमेंडमेंट्स की वजह से ये ऐड होते जाते हैं, इसीलिए बल्कियर बन जाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। 25 पार्ट्स में है और प्रेम्बल भी है इसमें, ठीक है। प्रेम्बल अलग से है, याद रखिए, बहुत सारे बोल रहे हैं कि प्रेम्बल इस पार्ट्स में नहीं, इट इज़ इन 25 पार्ट्स प्लस प्रेम्बल, ठीक है। और इस वक्त वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीगल रिटन डॉक्यूमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस टाइम जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लीगल डॉक्यूमेंट है एज पर आर्टिकल 395। इससे पहले जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, मेजर सोर्स यहाँ से ही निकाले हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब आर्टिकल 395 आया तो इसने क्या किया, इसने दो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को रिपील किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इन दोनों को रिपील किया किसने? आर्टिकल 395 ने। ओके, थैंक यू वेरी मच।